बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट संसाधन और विकास, उसका ये सेकंड पार्ट है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके वो कृपया वो वीडियो देख लें। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना। तो चलिए सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं। अभी तक जो हमारा हुआ था संसाधनों का जो विकास, ये हमारा टॉपिक हुआ था। अब बात करेंगे संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु संसाधनों को अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे मैं चीज बता दूं, जो संसाधन होते हैं, हर वो चीज जिनका हम उपयोग करते हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, वो संसाधन कहलाती है। लेकिन अगर इन संसाधनों का हम नियमित मात्रा में अगर उपयोग करते हैं तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर नियमित मात्रा से ज्यादा करते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, उनकी बचाव आवश्यक है। और इसी के लिए 1992 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका क्या नाम है, रियो डी जनेरियो। जाके पहले वाली वीडियो देखिए। रियो डी जनेरियो जो सम्मेलन हुआ था उसमें एजेंडा 21 बनाया गया था, यानी कि 21 बातों पर सहमति की गई थी। आगे अगर बात करें तो भूतकाल से ही विभिन्न निम्न प्रकार के नेताओं और चिंतकों ने पर्यावरण संरक्षण में चिंता व्यक्त की है। उदाहरण के लिए गांधी जी। अब जाके अपने बुक में भी थोड़ा बहुत इनके ऊपर चीज पढ़ सकते हैं कि गांधी जी ने क्या क्या चीजें कहा था। ठीक है, आगे अगर बात करें तो भू संसाधन क्या होते हैं। भू मतलब क्या होता है, भू भू मतलब होता है भूमि। अगर आप पर्यायवाची शब्द हिंदी में पढ़े होंगे तो भू का मतलब आपको समझ में आएगा भूमि। भूमि संसाधन यानी कि जैसे एक मनुष्य संसाधन है, उसी हिसाब से जो भूमि भी है वो भी एक प्रकार की संसाधन है, क्योंकि ये भी उपयोग में होती है। तो लिखा है कि हम भूमि पर रहते हैं। ठीक है, इसी पर अनेक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न भिन्न भिन्न रूपों में इसका उपयोग भी करते हैं। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीवन, मानव जीवन, परिवहन, कृषि आदि सब भूमि पर ही संभव है। जैसे पेड़ हो गया, पौधे हो गए, वन्य जीवन, वन में रहने वाले जो जीवन है, मानव जीवन हो गया, परिवहन यानी कि यातायात, जैसे हम विभिन्न प्रकार की गाड़ी मोटर सारी चीज देखते हैं, वो कृषि हो गया। तो ये सब चीज किस पे संभव है, जाहिर सी बात है भूमि पर ही संभव है। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई। अब आगे अगर बात करें तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि जो भूमि उपयोग है ना, तो भूमि उपयोग किन किन चीजों में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में भूमि उपयोग किन किन चीजों में हो रहा है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं। जैसे भूमि संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। जैसे पहला हो गया वन, है ना। तो आप देखते हो कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे वन यानी कि जंगल है। दूसरा बंजर तथा कृषि अयोग्य क्षेत्र। बंजर का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जिसपे फसल वगैरह नहीं उगाई जाती हो, और कृषि अयोग्य भूमि का मतलब होता है जिसपे कृषि भी नहीं होती हो, उसी को बंजर बोलते हैं या फिर कृषि अयोग्य क्षेत्र बोलते हैं। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो गैर कृषि भूमि, जैसे सड़कें हो गए, इमारतें हो गए, यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पे सड़कें और इमारतें हैं वहां पे कृषि हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। इसी वजह से क्या बोलते हैं, इसको गैर कृषि बोलते हैं। आगे अगर बात करें चौथे नंबर की तो स्थायी चारागाह। स्थायी का मतलब होता है फिक्स, चारागाह ऐसे चारागाह जो फिक्स हो। चारागाह का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पशुएं जाती हैं चरने के लिए, है ना। जैसे पशु गाय हो गई, भैंस हो गई, जितने भी जानवर होते हैं वो जाते हैं घासों को चरने के लिए, खाने के लिए, वही हो गया स्थायी चारागाह। अगर पांचवे की बात करें तो उपवन, है ना। उपवन जैसे बाग बगीचे हो गए ना, उनको बोलते हैं उपवन। अगर 6 नंबर की बात करें तो कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो कि बंजर भी है लेकिन वो कृषि योग्य भी है। यानी कि बंजर भूमि ऐसी भूमि होती है जो 5 साल बाद, यानी कि 5 साल तक खेती नहीं होती, लेकिन 5 साल के बाद उस पर एक बार खेती की जा सकती है। तो कृषि योग्य बंजर भूमि का मतलब क्या हुआ कि ऐसी भूमि जिसपे 5 साल तक खेती ना होती हो और 5 साल के बाद एक बार खेती होती हो। आगे अगर बात करें 7वें नंबर की तो लिखा है कि वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि क्या होती है कि एक साल में खेती न हो, अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसमें एक साल में खेती नहीं होती, एक साल के बाद खेती होती है। और 8वें नंबर की अगर बात करें तो
पुरातन परती भूमि, ये कौन सी भूमि होती है? ये वो भूमि होती है 1 से 5 साल तक खेती ना होती हो, यानी कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी भूमि होती है जिसपे 1 से 5 साल तक खेती नहीं होती, उसके बाद खेती होती है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है 1 से लेकर 5 साल तक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 1 से 5 क्यों लिखा गया है, एक फिक्स साल क्यों नहीं लिखा गया है? वो इस वजह से क्योंकि 1 से लेकर मिनिमम क्या है 1 साल तक इसको छोड़ा जाता है और मैक्सिमम कितना छोड़ा जाता है 5 साल तक। 5 साल के बाद उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, भूमि बंजर क्यों होती है, ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लो कि ये लैंड है ना, अब इस लैंड पे हम क्या करते हैं, हर साल खेती करते हैं। अगर गांव में बात करें तो इस पे 2 बार कम से कम खेती की जाती है, एक बार गेहूं की, दूसरी बार चावल की, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप भूमि को बार बार उपयोग कर रहे हैं तो इससे क्या होगी, इसकी जो उर्वरक शक्ति होती है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी तो अगली बार क्या होगा, इस पे फसल अच्छा नहीं उगेगा। इसी वजह से इसको 1 साल 2 साल, है ना, जिस जिस भी हिसाब से जो भूमि होती है उस हिसाब से छोड़ दी जाती है। अब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि क्या हर भूमि को छोड़ा जाता है, तो नहीं। क्यों नहीं छोड़ा जाता है कि कुछ ऐसी भूमि होती है जिसमें उर्वरक शक्ति सबसे ज्यादा होती है, तो उस पे खेती करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी भूमि होती है जिसपे उर्वरक शक्ति कम होती है, उसको एक बार खेती करने के बाद उसको छोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर एक और बात करें तो जैसे एक मनुष्य है, मनुष्य को अगर 24 घंटे काम कराओ तो जाहिर सी बात है वो टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा। इसी प्रकार से भूमि होती है ना, तो आप रेगुलर मात्रा में अगर इसका उपयोग करते हैं तो क्या होता है, इसकी जो उर्वरक शक्ति होती है वो कम हो जाती है। आई बात समझ, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अगर बात करें 9वीं की, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया के क्षेत्र का मतलब ये है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या होती हो, खेती होती हो, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे यानी कि भूमि को यहाँ पे 9 चीजों में डिवाइड कर दिया गया और हर चीज बताया गया कि कहाँ वन है, कहाँ सड़की इमारतें हैं, कहाँ चारागाह है, कहाँ उपवन है ना, कौन सी जमीन बंजर है, इत्यादि चीज, ठीक है। अगर आगे बात करें तो अगला जो हमारा टॉपिक है, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, यानी कि भूमि का निम्नीकरण क्या होता है और उसके उपाय क्या होते हैं उसको बचाए रखने के लिए। तो देखिए लिखा है कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते हैं और भावी पीढ़ी भी करेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भूमि एक ऐसी चीज है जिनका उपयोग पहले भी होता था, यानी कि पास्ट में भी होता था और आने वाले टाइम में फ्यूचर में भी होगा और प्रेजेंट में तो हो ही रहा है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो भूमि निम्नीकरण के कारण कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से भूमि को मतलब निम्नीकरण होती है, यानी कि कमी हो जाती है, यानी कि भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है। तो भूमि निम्नीकरण का उपाय क्या होता है, इसके मतलब को समझते हैं। भूमि की उपजाऊपन में कमी आना, इसी को क्या बोलते हैं, भूमि निम्नीकरण बोलते हैं। पहले पॉइंट की अगर बात करें तो वनों की कटाई, जितने ज्यादा वनों की कटाई करोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगी, भूमि की उर्वरक शक्ति भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो मिट्टी जो होती है विभिन्न टाइप की होती है ना, तो हर एक मिट्टी अलग अलग टाइप की होती है और अलग अलग प्रकार की फसलें उगाने के लिए होती है। ऐसी अब जैसे मान लो कि वन है, वन में जितना पेड़ पौधे हो पाएंगे उतना फसल नहीं हो पाएगा। तो हर एक टाइप्स की मिट्टी अलग अलग होती है और अलग अलग प्रकार के उसके क्वालिटीज होते हैं और उसी हिसाब से चीजों को उगाया जाता है। तो वनों की कटाई। दूसरा अगर बात करें तो अति पशुचारक। अति पशुचारक का मतलब क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा था चारागाह। चारागाह का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पशुएं आते हैं चरने के लिए, खाने के लिए घास वास। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में अगर पशुचारक इसको खाने लगे तो इससे क्या होगा, इससे वहां की उर्वरक शक्ति में भी कमी आएगी। आगे अगर बात करें तो अत्यधिक उत्खनन। अगर भूमि को हम ज्यादा से ज्यादा अगर उत्खनन करने लगते हैं, उसको मतलब मिट्टी खोद के निकालने लगते हैं, तो इससे भी क्या होती है, भूमि की उपजाऊपन में कमी आती है और भूमि का निम्नीकरण होता है। आगे अगर बात करें तो दूषित पानी द्वारा सिंचाई करना। अगर हम खराब पानी से अगर हम सिंचाई कर रहे हैं खेतों की, तो इससे भी क्या होता है कि जो भूमि होती है, भूमि का निम्नीकरण होता है, यानी कि उसकी उर्वरक शक्ति खत्म होती है। आगे अगर बात करें 5वें की, तो अति सिंचाई करना। अगर ज्यादा से ज्यादा सिंचाई भी कर रहे हैं तो इससे भी क्या होता है कि भूमि का निम्नीकरण होता है। और 6 नंबर की बात करें तो औद्योगिक धूल। औद्योगिक धूल का मतलब क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो धुएं होते हैं, है ना, जो कंपनी के ये सारे चीज जितने प्रदूषण वाली चीजें होती है जो वायु में मिलती है, तो इससे भी क्या होता है, इससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है। और कई सारे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो पानियों के रास्ते बहाए जाते हैं ना, तो वो सब भी जाके कहाँ पे मिट्टियों में मिल जाते हैं और जिसकी वजह से भूमि की उपजाऊपन में कमी आती है।
तो ये तो रही भूमि निम्नीकरण के कारण। अब बात करते हैं इसके उपाय क्या हो सकते हैं। तो देखिए उपाय की अगर बात करें तो संरक्षण के उपाय क्या है। पहले अगर बात करें पहले नंबर की, तो अत्यधिक पेड़ लगाना। अगर आपको संरक्षण करना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। दूसरा, अति पशुचारण पर रोक, ठीक है। तीसरे की बात करें तो अति सिंचाई न करना। चौथे की बात करें तो प्रदूषित जल न फेंकना। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो कि जो कारण है, कारण को ही ना करना ही क्या कहलाते हैं, इसके उपाय कहलाते हैं। जैसे क्या लिखा है, वनों की कटाई, तो इसके उपाय क्या होगा, वनों की कटाई ना करना, पेड़ लगाना। अति पशुचारक, तो इसका उपाय क्या होगा कि पशुचारक को रोक करना। इसके अलावा अति सिंचाई, तो अति सिंचाई न करना। तो आपको चीजें समझ में आ रहे होंगे कि कारण और उपाय में क्या संबंध है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि मृदा संसाधन क्या होती है, यानी कि मिट्टी का जो संसाधन, यानी कि मिट्टी को हम जो यूज करते हैं उसका मतलब क्या होती है। तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य संसाधन है, ठीक है। और इसके अलावा अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों पर पोषण करती है, ठीक है। तो ये पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है, भरण पोषण करती है। आगे अगर बात करें तीसरे नंबर की, तो मृदा एक जीवन तंत्र है। क्या है, जीवन तंत्र है। इसके अलावा जीवन तंत्र का मतलब क्या है कि इसमें भी प्राण है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, क्योंकि इसको बनाया जाता है ना। तो कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि मृदा जो बनती है विभिन्न प्रकार की चीजों को मिलाकर बनती है। अब कौन कौन सी चीजों को मिलाकर बनती है, इस चीज के बारे में समझते हैं। देखिए चौथा पॉइंट लिखा है, मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, ठीक है, उच्चावच और जनक सेल, संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ और समय, ये मुख्य कारक है। पहले नंबर पे ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 6 और ये हो गया 7। तो ये 7 प्रकार के ऐसे कारक है जिनको मिलाकर क्या बनता है, मृदा बनती है। और इसमें बनने में कितना टाइम लगता है, लमसम लाखों वर्ष लग जाते हैं। आगे अगर बात करें तो प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन और हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने के प्रक्रिया में योगदान देती है। यानी कि मृदा बनने की प्रक्रिया में इन सब चीजों का योगदान होता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या होता है, मृदा बनती है। पवनों के द्वारा, जल जो विभिन्न जगहों से जो नदियों में जो पानी बह के आता है ना, उनसे हो गया, तापमान में परिवर्तन हो गया। तो इन सब चीजों से क्या बनती है, मृदा बनती है। आई बात समझ में। आगे अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे मृदा के टाइप लिखे गए हैं। मृदा के कितने टाइप्स हैं, इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो मृदा का टाइप लिखा है वो उसका मतलब वो क्या है कि जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होती है, तो पहला क्या लिखा है कि यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों तंत्र से मिलकर बना है। कौन कौन सी नदी है, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। मतलब जो बहाव होता है, जब लहरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के, देखो अब जैसे मान लो कि ये नदी बह रही है ना, अब नदी के किनारे किनारे जो लैंड होगा ना, तो जाहिर सी बात है कि इस लहरों का पानी यहाँ पर जाएगा। तो विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं, है ना, वो लहरों के माध्यम से आएंगी और आने के बाद क्या होता है कि इस मिट्टी में ही वो रुक जाती है। और इस मिट्टी में रुक जाती है तो इस पे लेयर्स बनता है। और इसी लेयर्स की वजह से क्या होता है, जो मिट्टी होती है वहां की वो मोटी होती चली जाती है और इसी प्रकार से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। आई बात समझ में। और इसी की वजह से जो नदियों का जो साइड का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। ठीक, आगे अगर बात करें तीसरे नंबर की, तो वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो ईस्ट या जो उत्तर के साइड में, उत्तर का साइड मतलब हिमालय के साइड यानी जम्मू कश्मीर से लेकर भारत ये उत्तर प्रदेश से लेकर, बिहार से लेकर, है ना, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, और करते करते राजस्थान इत्यादि चीजों को ले, तो क्या है कि ये जलोढ़ मृदा से ही, मतलब यहाँ पे जो जलोढ़ मृदा है वो ज्यादा ही है। ठीक है। अगर तीसरा पॉइंट बात करें तो जलोढ़ मृदा में रेत हो गया, सिल्ट हो गया और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यानी कि इन मिट्टी में रेत, सिल्ट और मृतिका जैसी भी चीजें पाई जाती हैं। आगे अगर बात करें तो जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर 2 प्रकार चीजों में बांट दिया गया है, यानी कि 2 चीजों में बांटा गया है। एक ऐसी मृदा
ठीक है, एक ऐसी जलोढ़ मृदा जिसको पुराना बोलते हैं, यानी कि पुराना जलोढ़, जिसको बांगर बोलते हैं, और एक को खादर बोलते हैं। एक को बांगर बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। बांगर वो जो पुराना जलोढ़ होता है, और खादर वो जो नया जलोढ़ होता है। पुराना जलोढ़ का मतलब क्या हो गया कि ऐसी मृदा जिसमें कंक्रीट होता है, छोटे छोटे देखते होगे, है ना, छोटे छोटे जो छर्रे होते हैं ना, वो होते हैं। ठीक है। और अगर जलोढ़ खादर की बात करें तो खादर में क्या होता है कि बांगर के मुकाबले इसकी जो ये जो भूमि होती है, भूमि में ये कंकड़ नहीं होते हैं, बल्कि इसकी मिट्टी में इसकी मिट्टी भुरभुरी होती है, यानी कि आप अगर इससे चाहो तो अगर मुट्ठी में मसलोगे तो एकदम जैसे रेत की तरह नीचे गिर जाएगी। ठीक है। तो अगर बात करें बांगर की, तो बांगर में छोटे छोटे कंक्रीट होते हैं, और अगर खादर की बात करें तो इसमें कंक्रीट नहीं होते हैं। ठीक है। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी बांगर और खादर में। आगे अगर बात करें चौथे की, तो जलोढ़ मृदाएं बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है। ठीक है। सिक्स की बात करें तो जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों जैसे दलहन फसलों की खेती करने के लिए उपयुक्त बनती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मिट्टी होती है जलोढ़ मृदा, वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है और विभिन्न प्रकार की चीजें भी पाई जाती हैं, और जिसकी वजह से गन्ने, चावल, गेहूं इत्यादि चीजों का खेती करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। अगर आगे बात करें नेक्स्ट टाइप की मृदा की, तो काली मृदा। काली मृदा क्या होती है, जैसा कि आप इस इमेज में आप देख सकते हैं काली मृदा। ठीक है। इस मृदा का रंग काला होता है और इसको रेगर मृदा भी कहा जाता है। कपास की खेती करने के लिए बहुत अच्छी होती है। दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तरी पश्चिम भागों में पाई जाती है, यानी कि उत्तर पश्चिम भागों में इसका बहुतायत होता है। ठीक है। आगे अगर बात करें तो लावा जनक शैली से बनती है। लावा जनक शैली का मतलब जो ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी से जब ज्वाला फटती है तो उसमें जो लावा गिरता है तो ब्लैक कलर का होता ही है, और उसी की वजह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो लावा जनक शैली से बनती है ये। आगे बात करें तो बहुत महीन कड़ों से बनी है, यानी कि इसका जो कड़ होता है, कड़ पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा महीन होते हैं। ठीक है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ही होती है, और गीली होने पर चिपचिपी भी हो जाती है। अगर इसको पानी डाल के अगर गीला कर दिया जाए तो चिपचिपी ही हो जाती है। जैसे आटा गूंथते हो ना तो हाथों में चिपकता है, ऐसे ही ये मिट्टी भी चिपकने लगती है। तो ये हो गई काली मृदा। अब बात करते हैं लाल और पीली मृदा। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा, यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और इसके अलावा मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर पाई जाती है, और पश्चिमी घाट में पहाड़ियों पर भी ये चीज पाई जाती है, ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये चीज है, ये होगी पीली मिट्टी और ये हो गई लाल मिट्टी। और इनका रंग लाल रंग रवेदार, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है, और इसका पीला रंग जल योजन के कारण होता है। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जल योजन का मतलब क्या है, यहाँ पे समझ में आता है कि जब मिट्टी होती है और मिट्टी में जब पानी होता है, जैसे आप देखते हो ना, आपने अगर देखा होगा गांव में पोखरा होता है ना, पोखरा। ठीक है। पोखरे में क्या होता है, पानी होता है, और उसकी जो मिट्टी होती है वो ऑलमोस्ट पीली ही होती है। ठीक है ना। अगर ज्यादा पीली नहीं होती है लेकिन पीली ही होती है। तो जल योजन का मतलब भी यही हुआ। तो इसका लाल रंग रवेदार, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के कारण होता है। ठीक है। और इसके अलावा पीला रंग क्यों होता है, क्योंकि जलयोग के कारण इसका पीला रंग होता है। तो लाल और पीला रंग ये हो गया। अगर आगे बात करें तो अगला जो मिट्टी का प्रकार है लेटराइट मृदा। देखिए इसमें कुछ पॉइंटों को याद करके रखिएगा, हालांकि ये ज्यादातर नहीं पूछता है। ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया तो आपको करना तो पड़ेगा ही। तो बस आप समझ के रखिए कि ये कौन कौन सी मिट्टी होती है, बस अपने माइंड में ये रखिए कि ये मिट्टी का रंग कैसा होता है। ठीक है। जैसे लाल मिट्टी हो गई, पीली मिट्टी हो गई, ठीक है, काली मिट्टी हो गई। तो अपने ध्यान में रखिए काली मिट्टी। अच्छा, काली मिट्टी कैसे, ज्वालामुखी होता है उसके लावे से बनता है।
ठीक है, चिपचिपी होती है, और पीली मिट्टी हो गई और लाल मिट्टी हो गई। तो ये इमेजों को अपने माइंड में रखेंगे तो चीजें बहुत ढंग से आपको समझ में आएंगी। लेटराइट मृदा क्या होती है? लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है ईट। क्या होता है? ईट। ईट जैसे कठोर होता है ना, वैसे ये ईट, ये मृदा भी कठोर होती है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है ये भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम होता है, यानी कि भारी वर्षा होती है जिसकी वजह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा में ह्यूमरस की मात्रा कम होती है। ह्यूमरस का मतलब होता है, एक तरीके से बोल सकते हो आप, नमी। ठीक है, नमी की मात्रा कम होती है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थ को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है, यानी कि इसमें बैक्टीरिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इस इन जैसी मिट्टियों पर जो सूर्य की किरणें होती है बहुत तेज पड़ती है, जिसकी वजह से इसकी जो बैक्टीरिया होती है ये मर जाती है। ठीक है, और इसमें अधिक मात्रा में खाद, रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। ठीक है, और इसके निम्नलिखित क्षेत्र कौन कौन से? जैसे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, इत्यादि इसके क्या है? बहुतायत वाले क्षेत्र हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आगे अगर बात करें पांचवे की, तो मरुस्थली मृदा क्या होती है? तो इसका लाल और भूरा रंग होता है, जैसा आप देख सकते हो, लाल और भूरा, कुछ कुछ लाल टाइप में दिखाई दे रहा है और भूरे रंग का दिखाई दे रहा है, और यह रेतीली और लवणीय होती है। ठीक है, और आगे बात करें तो शुष्क जलवायु, उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होता है। तो देखिए क्या इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे शुष्क जलवायु होती है, और उच्च तापमान का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो सूर्य की जो किरणें लगती है ना, सूर्य की जो किरणें लगती है वो बहुत तेजी से लगती है, जिसकी वजह से इसकी जो नमी है वो गायब हो जाती है। और नमी गायब होती है तो इसकी जो मतलब वाष्पेशन है, ठीक है, ये कहाँ चला जाता है? बादल बन जाते हैं ना। तो देखिए क्या है कि शुष्क जलवायु, उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन के दर क्या होते हैं? अधिक होते हैं, और मृदा ह्यूमरस और नमी की मात्रा इसमें क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, इसमें नहीं होता है। और इसके अलावा मृदा के सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है, यानी कि इन मिट्टियों के नीचे क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा चूने भी पाए जाते हैं। आगे अगर बात करें तो इसे सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया भी जा सकता है। अगर इसको चाहें तो कृषि करके, मरुस्थल मृदा को कृषि करके मतलब सिंचाई करके इसको कृषि योग्य भी बनाया जा सकता है। अब ये मत समझिएगा कि ये चट्टान जैसा दिखाई दे रहा है तो इसमें पानी डालेंगे तो ये यहाँ पे खेती होने लगेगा, नहीं। कुछ ऐसी चीजें होती है, मरुस्थली जो मृदा होती है, ये तो चट्टान जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अन्य अन्य जगहों पे भी मरुस्थली मृदा होती है जिसपे खेती की जा सकती है सिंचाई के द्वारा। ज्यादा सिंचाई करोगे क्योंकि इसमें नमी तो है नहीं, लेकिन ज्यादा सिंचाई करोगे तो उसमें नमी आ जाएगा, और आप उसको कृषि योग्य, जरूरी नहीं है कि उसमें फसल ही उगाओ, विभिन्न प्रकार की चीजें भी उगा सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज उगा सकते हो, जैसे पेड़ हो गया, कुछ भी उगा सकते हैं ना, ये चीज है। आगे अगर बात करें 6 नंबर की, तो वन मृदा। वन मृदा क्या होती है इसके बारे में समझिए। तो देखिए क्या लिखा है कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है ये चीज। ठीक है, और इसमें भी ह्यूमरस नहीं होते हैं, और नदी घाटियों में ये सिल्टादार होती हैं, और ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है, और जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए छोटे छोटे जो घाटियां दिख रही है, नदी की जो घाटियां दिख रही है, उन जगहों पे ये चीज होता है। वन मृदा उन सब जगहों पे होता है। ठीक है, और जहाँ पे पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, यानी कि यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो नदी घाटियों में ये सिल्टदार होते हैं, और इनकी ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है, यानी कि इसकी जो लेयर्स होती है ये मोटी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फसलें हो पाती हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। आगे अगर बात करें तो देखिए मृदा अपर्दन और संरक्षण। देखिए मृदा अपर्दन की बात करें तो जो मृदा अपर्दन क्या होता है और संरक्षण क्या होता है। अपर्दन का मतलब होता है कि जो मृदा होती है, मृदा का कटना या बढ़ना, उसी को क्या बोलते हैं? अपर्दन होना। यानी कि आप देखते हो कि जो नदी होती है, नदी के किनारे जो लैंड होती है ना, जो जमीन होती है, अचानक से नदियों का पानी बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ की जो मिट्टी होती है, मिट्टी खिसक जाती है, नदी में चली जाती है। ठीक है, तो अक्सर आप लोग अगर नदी वगैरह में जाते होंगे तो उस टाइम पे आप देखते होंगे कि ऐसी घटनाएं होती है।
ठीक है। और कहीं कहीं पे आप ऐसा देखते हो कि मिट्टी बह बह के आती है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। तो आगे अगर बात करें तो मृदा के बनने और अपरदन की प्रक्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाएं जैसे अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि के कारण कई बार संतुलन क्या हो जाता है, इसका भंग हो जाता है, संतुलन इसका भंग हो जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भूमि होती है, भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म भी हो जाती है और भूमि का निम्नीकरण भी हो जाता है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी और इसके अलावा जल मृदा अपरदन करते हैं। कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों को बड़े ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बढ़ाता है और ऐसी स्थिति में ऐसे क्षेत्र की ऊपरी मृदा धुलकर जल के साथ बह जाती है और जिसे चादर अपरदन भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप कई बार ऐसा होता है कि जो जल का जो मात्रा होता है वो ज़्यादा हो जाता है और जिसके कारण क्या होता है कि जो ये जाता है भूमि पे और भूमि का जो ऊपर का लेयर होता है वो अपने साथ बहा ले जाता है और जब बहा के लेके जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, चादर अपरदन कहते हैं। क्योंकि ये अपने साथ लेके जाएगा और आगे जाके जब इसकी लहरें दूसरे छोर पे पहुंचेगी तो जिस जगह पे जाएगी वहां पे ये जो मिट्टी होती है वो वहां पे छोड़ देगी, तो जिसकी वजह से वहां पे भी लेयर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, चादर अपरदन बनते हैं। ठीक है। तो अक्सर आप अगर अब जाना अगर नदी वगैरह पे नहाने तो वहां पे आप चीज देखना कि जो लेयर्स बनती है, एक एक तरीके से लेयर्स बनती है। अगर आप उसको अगर टुकड़े को उठा के हाथों में देखोगे तो विभिन्न प्रकार के लेयर्स आपको दिखाई देंगे। तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये जो लहरें होती हैं, लहरों के द्वारा ये लेयर्स का निर्माण होता है। ठीक है। आगे अगर बात करें तो कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा का अपरदन होता है। अगर हम ज्यादा गलत यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो कि सपोज कि कोई ऐसी भूमि है जहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं ना, जो कि नदी के बगल में है, तो अगर इस पे लहरें जाएंगी, लहरें वापस आएंगी तो इससे मिट्टी जो होगी, मिट्टी वापस मतलब लेके नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस पेड़ों को कटवा दो तो यहाँ की जो मिट्टी है अगली बार अगर लहर आएगी नदियों की तो अपने साथ बहा के ले जाएगी। क्यों? क्योंकि जब पेड़ था तो पेड़ इन मिट्टियों को पकड़ के रखा होता था, तो इस वजह से मिट्टी जाती नहीं थी। लेकिन अगर इस पेड़ को काट दिया जाए तो मिट्टी ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो इसी की वजह से क्या होता है कि अगर हम जो कृषि है, कृषि को में ज़्यादा अगर हम जोतते हैं, ठीक है, और गलत तरीके से अगर यूज करते हैं तो जिसकी वजह से मृदा का क्या होता है, अपरदन होता है, अगर हम गलत ढंग से हल चलाया करते हैं। ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आई हुई, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं डीपली जाकर थोड़ा चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे अगर बात करें तो संरक्षण के उपाय क्या होते हैं। संरक्षण के उपाय की अगर बात करें तो जैसे इसको संरक्षित कैसे किया जा सकता है, सीढ़ी नुमा खेती करके। ठीक है। आप अगर कोई पठार क्षेत्र है तो आप उसको प्लेन मत करवाओ, सीढ़ी नुमा खेती कर लो। ठीक है। इसके अलावा हल को सही प्रकार से चलवाना, जो आप खेत को हल चलवाते हो अपने खेतों में उसको सही प्रकार से चलवाओ। ठीक है। इससे मृदा अपरदन नहीं होगा। आप देखते हो बाढ़ आ जाती है और जो खेत होता है उसमें पानी भर जाता है। आप अपने खेतों में अगर गलत हल का प्रयोग करवा रखे हो तो पानी जब जाएगा ना तो पानी के साथ साथ मिट्टी भी चला जाएगा। ठीक है। इसी वजह से हल का सही ढंग से प्रयोग करवाना चाहिए कृषि में। आगे अगर बात करें तो पेड़ों को एक तार में लगाना, संरक्षण करना है तो एक तार लगाओ। एक तार लगाने से क्या होगा कि ये जो मिट्टी है मिट्टी को पकड़ के रखेगी, जिसकी वजह से जब अगर बाढ़ भी आता है तो उस टाइम पे मिट्टी जाने के चांसेस कम होंगे और मृदा अपरदन नहीं होगा और इसकी वजह से मृदा का संरक्षण होगा। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप अगर सपोर्ट हमें करेंगे तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे, अच्छे अच्छे प्रकार की वीडियो लाएंगे। और आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं ये भी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, टाइम निकाल के उन सब चीज़ों पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।